Good morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग बताओ, उसके आगे पढ़ेंगे आज। I can only see 27 student, 28 student. Sorry. I can see only 27 student. Why? बाकी स्टूडेंट कहाँ चले गए? Okay. Because of cyclone, you have network issue, right? Okay. Okay. So shall we start now? कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? शायद today I think we'll discuss about the examples of Nidarians. Nidarians तो पढ़ लिया था हम लोगों ने, तो अभी आज शायद उसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सही है ना? Jay Kumar is saying about the reproduction. Whose reproduction? Nidarians.
चलो ठीक है। तो जब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अभी जैसे जय कुमार ने बोला है मुझे थोड़ा रिप्रोडक्शन समझाने के लिए, तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, एक बता देता हूँ। सी इन केस ऑफ दिस Cnidarian, there is a very interesting way of reproduction what we can see. पहला तो बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन हमें इनमें and how many ways they can reproduce. They can reproduce in two different ways. One is your asexual, another one is your sexual. ठीक है, एक होता है asexual, another one is your sexual. Am I audible to all of you? Okay, Jay Kumar, am I audible to you? ओके फाइन। तो देखो, एक होता है एसेक्सुअल टाइप, दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप। तो एसेक्सुअल में क्या होगा, बडिंग होगा। विच टाइप ऑफ बडिंग? एक्सोजेनस, एक्सोजेनस टाइप ऑफ बडिंग होगा। सेक्सुअल में क्या होगा, दो तरह का डेवलपमेंट हमें दिखता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है ना। चलो, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो आपका निडेरियंस होता है ना, उसमें हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना दिखता है जिसको हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक लाइफ फॉर्म से दूसरा लाइफ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन लाइफ फॉर्म देयर विल बी अदर लाइफ फॉर्म व्हिच विल फॉर्म। ठीक है, जैसे क्या होगा, ये पॉलिप है, उससे मेडुसा बनेगा, और मेडुसा से क्या बनेगा, पॉलिप बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट देके समझा देता हूँ। या मेटाजेनेसिस, यू आर राइट, मेटाजेनेसिस। इसमें होता क्या है, इन केस ऑफ ओबेलिया द पॉलिप रिप्रोड्यूस द मेडुसा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है, पॉलिप्स इट रिप्रोड्यूसेस मेडुसा। मेडुसा बोले तो फ्री लिविंग, ये पहले समझ लो, फ्री लिविंग। पॉलिप्स बोले तो सेसाइल, ये पहले डिफरेंस समझ लो। ठीक है, सो पॉलिप्स रिप्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। कैसे होगा, ए सेक्सुअली, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नाउ द मेडुसा इट विल फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली। अब मेडुसा क्या करेगा, पॉलिप बनाता है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, सेक्सुअली। ये डिफरेंस है, मतलब पॉली से मेडुसा बनता है वो एसेक्सुअली बनता है, लेकिन मेडुसा से जब पॉलिप बनेगा वो सेक्सुअली बनेगा। ठीक है, इसी जो ये जो पिक्यूलियर टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन हमें दिखता है निडेरियंस में, इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप जो है वो सेसाइल है, मेडुसा जो है वो फ्री लिविंग है। एग्जाम्पल है मेडुसा का, मतलब जेलीफिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक लाइफ फॉर्म में, इन वन लाइफ फॉर्म दिस एनिमल्स आर सेसाइल, इन अनदर लाइफ फॉर्म दे आर मेडुसा, दे आर एक्चुअली फ्री लिविंग। मतलब ऐसा है कि आप, मतलब मेंढक का जो मान लो पेड़ ने रिप्रोडक्शन किया तो बर्ड बन गया, और बर्ड ने रिप्रोडक्शन किया तो पेड़ बन गया। ऐसा अजीब है। ठीक है, या मान लो स्पंज ने रिप्रोडक्शन किया तो फिश बन गया, और फिश ने रिप्रोडक्शन किया तो स्पंज बन गया, ऐसा हो गया। मतलब एक है सेसाइल लाइफ फॉर्म जो कि मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे है, दूसरा है फ्री लिविंग लाइफ। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पिक्यूलियर जो फिनोमेना है,
इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन और मेटास्टेसिस। ठीक है, सॉरी नॉट मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट। See, when these Cnidarians they live in colonies, then that members they together we call them as zooids. They're known as zooids. ठीक है, जब ये पॉलिप्स एक साथ रहेंगे या जो सिलेंट्रेट्स है जब एक साथ कॉलोनीज में रहते हैं तो हम उनको कहते हैं जूऑइड्स। ठीक है, चलो अभी क्लियर है जय कुमार, या कोई डाउट है? जय कुमार क्लियर है या डाउट है? अच्छा, मैंने देखा नहीं था, बहुत सारा मैसेज आया। ठीक है, पॉलिप सेक्सुअली कन्वर्टेड इनटू मेडुसा एंड मेडुसा कन्वर्टेड इनटू पॉलिप बाय सेक्सुअल। ओके। What are polyps and medusa? Polyp is a sessile attached to the rock such as hydra. Medusa is living such as jellyfish. बिल्कुल सही बोला है। Now सिंडे जय कुमार, what are polyps and medusa? देखो ऊपर में लिखा है, किसी ने तो भेजा है, बिल्कुल सही लिखा है। वरुण ने लिखा है कि polyps are sessile, they are attached to the rocks or substratum such as hydra. Hydra is example, and medusa are the free living such as jellyfish. बिल्कुल सही बोला है उसने। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? गौरव कह रहे हैं कि सर फिर से बताओ। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिप जो है उससे एसेक्सुअली मेडुसा बनेगा, और मेडुसा क्या करेगा सेक्सुअली, जब मेडुसा रिप्रोडक्शन करेगा तो कैसे करेगा? सेक्सुअली करेगा, और क्या बनेगा मेडुसा से? पॉलिप्स बनेगा। तो ये इनके ये बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का अजीब किस्म का फिनोमेना है जिसमें कि पॉलिप से मेडुसा बनता है, लेकिन पॉलिप जो है सेसाइल है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है किसी ने, हाइड्रा, तो हाइड्रा जो है वो सेसाइल होता है। और दूसरा जो आपका मेडुसा जो कि जेलीफिश एग्जांपल है जो कि फ्री लिविंग होता है। लेकिन मेडुसा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो बनेगा पॉलिप, और पॉलिप जब रिप्रोड्यूस करेगा तब बनेगा मेडुसा। डिफरेंस क्या है? पॉलिप जब रिप्रोड्यूस करेगा तो एसेक्सुअली करता है, और मेडुसा जब रिप्रोडक्शन करेगा तो सेक्सुअली करता है। यही है मेन डिफरेंस। मैं अभी एक डायग्राम आपको शेयर कर रहा हूँ, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा।
सी दिस इज हैपनिंग, देख लो पॉलिप जो फॉर्म है वो सेसाइल होता है और मेडुसा जो होता है फ्री लिविंग होता है। अभी समझ में आया? और यहाँ पे जो आपका डायग्राम है, इन दिस डायग्राम व्हाट वी कैन से देयर इज एलएस सेक्शन, दोनों का एलएस सेक्शन लिया है, बीच से लॉन्गिट्यूडनली कट किया गया है। होप इट इज क्लियर। अभी क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेशन जनरेशन अगर क्या है अगर पूछोगे तो क्या होता है ये? सी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज लाइक इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, हमने पहले ही बताया, और किसका दूसरा क्या नाम है? हेटेरोजेनेसिस। ठीक है, सो द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ अ सेक्सुअल फेज एंड एन एसेक्सुअल फेज इन अ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो फेज हमें दिखते हैं उसके लाइफ साइकिल में, सेक्सुअल फेज भी दिखेगा, एसेक्सुअल फेज भी दिखेगा, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसका अलग से कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ निडेरियंस। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, नंबर वन, हाइड्रा। So Hydra is what? It is having a cylindrical body, and they are what? They are sessile organism. They're living, or they're attached. They're living on the or attached on the substratum. So they are sessile organism. ठीक है, and they normally what they do? They normally attached with the substratum. ठीक है, ठीक है, where they get attached with the basal part of their body. मान लो अगर ये substratum है, रॉक है, तो जो हाइड्रा होगा it will attach like this, then it will be having tentacles like this. ठीक है, नाउ अब इसका जो माउथ होता है, ठीक है, द माउथ ऑफ हाइड्रा on the lower side, and there is a core like structure what can be which can be seen there in the where is the mouth is present, which covers the mouth, which is known as hypostome. तो जहाँ पे माउथ होगा तो वहाँ पे एक ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि क्या करता है? माउथ को कवर करता है बेसिकली, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि चलो एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सबस्ट्रेटम,
No, it's okay. So this is I have taken a LS section of Hydra. ठीक है. Now Hydra they also have tentacles, and in the tentacles what they have nematocyst, और जिसको हम बोलते हैं nidoblast cells और stinging cell. ये तो निडेरियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो हाइड्रा में भी जो उसके टेंटेकल्स है उसमें हमें क्या मिलेगा, जो स्टिंगिंग सेल या जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट और निडोब्लास्ट सेल वो मिलेगा. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हैबिटेट क्या होता है हाइड्रा का. सो हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर सिलेंड्रेटा. सो हाइड्रा वेयर वी कैन फाइंड हाइड्रा इन फ्रेश वाटर. कहाँ पे हमें मिलेगा, फ्रेश वाटर में. ठीक है. सो वी कैन फाइंड हाइड्रा वेयर इन फ्रेश वाटर. यस, सही लिखा है ब्रह्म चैतन्य ने. यस, वरुण वरुण ने भी सही लिखा है. अब देखो नॉर्मली हमने क्या देखा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाइड्रा के बारे में कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये सेसाइल होता है, हमेशा अटैच रहता है, बट ये कभी जरूरत पड़ेगा तो लोकोमोशन भी कर सकता है. ये भी जान लो, अगर जरूरत पड़ेगा तो इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज नेसेसरी, सो इट कैन आल्सो डू लोकोमोशन एज वेल. अच्छा, न्यूट्रिशन मतलब from how they are getting the nutrition, what type of food habit they have. They are carnivores. ठीक है, एंड होलोजोइक. They are carnivore and holozoic. So in their case, what we can see, we can find the type of digestion that is intra and extra, both. Intra, extra, both type of digestion we can see here. Now next, reproduction can be done by asexual and the sexual way in the case of hydra. तो हाइड्रा रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, एसेक्सुअली भी कर सकता है, सेक्सुअली भी कर सकता है, बोथ द वेज. ठीक है, एसेक्सुअली कैसे करता है, बाय एक्सोजेनस बॉडी. Now hydra, this is very interesting. Hydra can be unisexual or bisexual. ठीक है, there can be hermaphrodite also. तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे जो मेल और फीमेल के बीच में, वो हम कैसे करेंगे. So in case of the hydra, if some hydra is male, then it can appear as a triangular shape structure. ऐसा जो गोनाड्स होगा ऐसा ट्रायंगुलर होगा. ठीक है, एंड इफ देयर इज ओवरी देन इट शुड बी स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ओवरी है, मतलब ये फीमेल. समझ में आया, इस तरह का होता है. अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमने देखा था कि कुछ जो सिलेंड्रेट्स होते हैं उसमें हमने देखा कि पॉलिप से मेडोसा स्टेट होता है, बट हाइड्रा में ऐसा नहीं है. हाइड्रा में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पॉलिप स्टेट ही मिलेगा. ठीक है, और कुछ नहीं. we're not going to get any free living state. We can only find the polyp state in case of hydra. ठीक है, आया समझ में. सबको समझ में आ गया.
दो लोगों ने बोला है सर जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है वो होता है क्या मैक्सिमम? यस। फिर तेजस्वी ने पूछा सर कैन यू शो द हाइपोस्टोम? हाइपोस्टोम को मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया था, आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो पता चलेगा आपको। सो दिस इज द हाइपोस्टोम। देखो माउथ है एंड देयर इज अ स्मॉल कवर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऊपर से थोड़ा सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर से कवरिंग है, थोड़ा सा वेव लाइक है ऊपर का, इसी को बोलते हैं हाइपोस्टोम। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हुआ क्लियर? अभी समझ में आया? चलो, कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो बोलो। चलो, next example we will discuss that is Aurelia. माउथ को कवर करता है, when it is not required the mouth is closed, that's all. चलो, ऑरेलिया जिसको हम कहते हैं जेलीफिश। जेलीफिश। नाउ सबसे पहले तो ये जान लो, दिस इज अ मेडुसा फॉर्म। ठीक है, इज अ फ्री लिविंग फॉर्म, ठीक, ऑफ द सिलेंड्रेटा। It's an umbrella-like structure. It is having an umbrella-like structure, and they have tentacles, and they are free floating. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा डायग्राम, सब कुछ दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। सो लेट मी ड्रॉ बाय माई सेल्फ हियर। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो। तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, पहला तो ये समझ लो, दिस इज द स्ट्रक्चर। सेम लाइक अम्ब्रेला, ऐसा दिखेगा, and there you will have a cilia like this surrounding the body, and there will be four arms like this. ठीक है, and here we can find gonads like this, इस तरह का होगा। So these are called oral arm. ठीक है, so it is a medusa form, that is a free living form. ठीक है, and they have umbrella structure, umbrella like structure, and they have tentacles and they are free floating. So mouth is surrounded by four arms, that is why those arms are known as oral arms. ये जो oral arm हमने यहाँ पे चार बनाया है, बिल्कुल इसके सेंटर में माउथ रहता है, and because it is surrounded by this four oral arm, that's why it is known as surrounded by this arm, that's why these arms are known as oral arms. ठीक है, and in this arms they are having the stinging cell of the nematocyst. Now how do they locomote? Locomote तो करता है हमें पता है, लेकिन locomotion करता कैसे है? So locomotion is done by hydropropulsion.
लोकोमोशन कैसे करते हैं? हाइड्रो propulsion. हाइड्रो propulsion. हाइड्रो propulsion. ठीक है. अब होता क्या हाइड्रो propulsion में क्या होता है? They will absorb the water from their body and they use that water or they eject that water and by using that force they are moving. मतलब पहले वाटर को अब्सॉर्ब करता है, उसके बाद वाटर को बॉडी से बाहर निकालता है बहुत तेज एज अ वाटर जेट, एंड बाय यूजिंग दैट फोर्स दे आर मूविंग. इसी सिस्टम एंड दैट द सिस्टम व्हाट एक्चुअली हेल्प टू डू द सेम थिंग is known as hydro propulsion system. So the hydro propulsion system is actually helping this jellyfish to locomote. Okay, so what they do, they use that water jet for their locomotion. Next, अभी मैं आपको डायग्राम ही दिखाऊंगा. अगर आप जेलीफिश का डायग्राम देखोगे तो मतलब सॉरी इमेजेस देखोगे, सो कल्पेश पूछ रहा है एक्सप्लेन वाटर कैनाल सिस्टम. व्हाट वाटर कैनाल सिस्टम कल्पेश? Which water canal system, Kalpesh? I'm not understanding what you're talking about. बोलो. Oral arm is helping them to catch the food and also help them for protection. Also help them to change the direction. So there are many functions the oral arm is having. कहाँ चला गया कल्पेश? कल्पेश, can you hear my voice? कौन सा वाटर कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं. एनिलिडा का लोकोमोशन एक्सप्लेन करो. अभी हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? अभी हम कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? निडेरिया. तो फिर अभी एनिलिडा में कैसे चला गया तुम? अभी निडेरिया पढ़ रहे हैं ना, तो एनिलिडा में कब चला गया? और वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ से आप जेलीफिश पे पढ़ते हो? उसको बोलते हैं एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, वो तो स्टारफिश में आएगा. अभी पढ़ा रहा हूँ निडेरियन और तुम बात करो एनिलिडा की. यू आर अ कंफ्यूज्ड गाय. ठीक है, पहले जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो. ठीक है, उसके बाद आगे का देखना. चलो, तो जो हाइड्रो propulsion सिस्टम है इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि ये जेलीफिश क्या करते हैं ना. बेसिकली दे आर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग डायरेक्टली इनसाइड देयर बॉडी. और सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं अभी आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, उसका इमेजेस दिखाऊंगा. चलो लेट अस सी द फोटोग्राफ्स फर्स्ट, so then you can have the idea. Just give me a minute, I'll show you.
सर वो बोल रहा है जेलीफिश का हाइड्रो propulsion सिस्टम एक्सप्लेन करो। सर जेलीफिश विल डू विच रिप्रोडक्शन? इंटरेस्टिंग है सब तुम्हारा सवाल। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे, सुनो अच्छे से। सी, सो कैन यू सी दिस जेलीफिश हियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहला है इंटरेस्टिंग चीज क्या मैंने बताया, मैंने अभी नहीं बताया था, जो बता रहा हूँ अभी, कि इनका बॉडी जो होता है ना ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब इसके बॉडी के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है हमें वो भी दिखेगा। ठीक है, इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता है। इतना ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता है दोस्त, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके 4 ओरल आर्म्स, यू कैन सी। और आप देख सकते हो उसका बॉडी कितना ट्रांसपेरेंट है। अब होता क्या है कि जो इनके बॉडी के सरफेस के थ्रू थ्रू द बॉडी सरफेस डायरेक्टली द वाटर इज डिफ्यूज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ना अम्ब्रेला जैसा, ये उसके उसके चारों तरफ बॉडी जो है, नॉर्मल जो उसका बॉडी का सरफेस, उसके थ्रू वाटर जो है उसके बॉडी के अंदर आ जाता है। And then after that what they do, they use that water, or they actually eject that water with force, and by using that force they are moving. तो ये बात समझना कि बहुत तेज मूव कर सकते हैं, they cannot move very fast। कभी भी आप जेलीफिश को मूव करते हो देखोगे तो they will move very slow। वाटर जेट यूज करते हैं बट दे आर हैविंग वेरी लिमिटेड पावर, एंड द वे द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो वेरी स्लो। तो जितना पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में उतना ही पानी को यूज कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट भी थोड़ा स्लो है कंपेरेटिवली, और जो फोर्स है वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है, Sir, अभी क्लियर? screen is not visible. अच्छा, तुमको जेलीफिश दिखाई नहीं? अब देखो, दिख रहा है? अभी देखो। So now it's visible. नाउ इट इज विजिबल, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। अभी जो मैंने समझाया समझ में आया? इसका प्रोसेस कैसे होता है, हाइड्रो प्रोपल्शन सिस्टम क्या है। बॉडी के सरफेसेस के थ्रू दे विल एब्जॉर्ब द वाटर, दे विल यूज द वाटर। For what purpose? They will eject the water with force, but the force is limited. That is why they can move with a very slow speed. Don't compare this water jet with other animal water jet like sepia or loligo, or in case like octopus. उनका थोड़ा और एडवांस होता है, वो बहुत तेज जा सकते हैं, लेकिन ये इतना तेज नहीं जा सकता। दे आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ हाइड्रो propulsion सिस्टम दे हैव। सिंपली उनका बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, उसी को वो अपने मतलब बॉडी से निकालता है विद द limited force. Now is it clear? Now is it clear to all of you? Now is it clear? अच्छा बताओ तो, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ये कौन सा क्लास है? जूलॉजी। अच्छा, ओके। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? जूलॉजी में एनिमल किंगडम। वाओ, वेरी गुड। उसमें कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? Cnidarians। वाओ, I'm so happy। चलो ठीक। So fine, so this is about the jellyfish, और जिसको हम कहते हैं मेडुसा। ठीक है, चलो। अब देखो, एक चीज यहाँ पे और हमें जानना है कि यहाँ पे मैंने देखो बनाया था, ऊपर में जो डायग्राम में मैंने बनाया था, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर। ये देखो ब्लैक कलर में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दीज आर गोनैड्स, दीज आर गोनैड्स। और ये दिखता कैसे पता है? ऐसे हॉर्स शू शेप का। घोड़े का नाल देखा है? बिल्कुल वैसा, हॉर्स शू शेप, ऐसा ऐसा दिखता है। सो as I have discussed, they have transparent body with a mucous membrane। इनके बॉडी के चारों तरफ क्या रहता है? म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। एंड दे हैव गोनैड्स व्हिच आर 4 इन नंबर। तो आप बोलोगे सर फोर्थ वाला नहीं दिख रहा, आपने तो 3 दिखाया। फोर्थ वाला पीछे है जो हमें नहीं दिख रहा, इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट्स अ 2D डायग्राम, सो वी कैन सी ओनली 3। ठीक है, एंड द गोनैड्स आर व्हाट? दे आर हॉर्स शू शेप।
अब देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाते समय बताया था, I have already discussed with all of you in the beginning that this jellyfish, there are some jellyfish which are highly toxic and harmful for human and animals. कुछ ऐसे जेलीफिश है जिनके नेमेटोसिस्ट में इतना ज्यादा डेंजरस टॉक्सिन्स होता है which can actually cause lot of problem to the to a man or animal. ठीक है, जिसको भी अटैक करेगा उसमें कि इसको उसको प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिस हो सकता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिन और हाईली पॉइजनस जेलीफिश भी होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी you need to be very careful when you actually see a jellyfish. Don't get excited and don't just try it or don't just catch it with bare hands. ठीक है, जो नॉर्मल जेलीफिश होता है उसमें शायद आपको थोड़ा सा स्किन इरिटेशन, रैशेस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा पॉइजनस जेलीफिश है तो इट कैन, यू कैन लूज योर लिम, यू कैन हैव हार्ट अटैक, बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज दैट मच डेंजरस, मर सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे किसी भी बीच, जिस बीच में, जिस एरिया में ना पॉइजनस जेलीफिश होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब बैनर्स होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि बी अवेयर ऑफ टॉक्सिन और पॉइजनस जेलीफिश। क्लियर है? समझ लो, किसी को डाउट है कोई? Anyone is having any doubt? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नाम जो होता है उसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका इमेज दिखाऊंगा which is very interesting. इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो देखो एक बार, दिस इज द इमेज, इज द रियल इमेज, ऐसा ही दिखता है बिल्कुल। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको बोलते हैं फाइसेलिया। ठीक है, देखा? चलो आपको और दूसरे इमेजेस में दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है ना? एक पानी से निकल, पानी के बाहर, उसको देख लो एक बार, ये पानी के बाहर है। यस, देखो, दिस इज योर फाइसेलिया। तो आप ऊपर वाला जो पार्ट देखोगे ना, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बलून जैसा। एक्चुअल में उसमें गैस भरा रहता है विच एक्चुअली हेल्प देम टू मेंटेन द बॉयंसी। ठीक है, सो दिस इज द रियल इमेज ऑफ फाइसेलिया, जिसको हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो अभी इसका नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, इट इज हैविंग जेली लाइक टेक्सचर। हाँ, मतलब अभी सेम फाइलम है तो बहुत सारा तो मैचिंग होगा ना। तो वैसा ही होता है।
लेकिन they have lot of differences. They are not jellyfish, हाँ, they are different from jellyfish. अलग होता है, इसीलिए हम इसका अलग नाम भी रखा है हमने, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज विद द जेलीफिश, जेलीफिश से ये अलग होता है। अब देखो इसका नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द सडन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस जस्ट लाइक द नेवी शिप ऑफ पोर्टुगल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हर्षदा ने लिखा है एयरफील्ड, तो यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। जेलीफिश पे कहाँ पे एयरफील्ड कैविटी है? नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस तो यही होगा, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर है। चलो, तो आप लोगों ने आई थिंक बाय दिस टाइम यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड यू नो वेरी वेल दैट इन द field of navigation, which country is having the pioneer? Which country? The field of navigation. Who was the first person who discovered America? Who was the person who discovered India? Who came from the Cape of Good Hope? हिस्ट्री पढ़ा नहीं क्या? कोलंबस, यस, क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ के थे कोलंबस? यस, वास्को डी गामा, who came to Goa, the beach of Goa, right? So they all were Portuguese. So Portuguese people were the pioneer in the field of navigation. They were the best in the world. So that is why they are master. So Portuguese ship के साथ naval warfare करना उस जमाने में, during that period it was very difficult because they are so good. Suddenly their ship will be visible to you, suddenly their ship will be vanish. The same way this animal is also like that. अभी आपको दिखेगा, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, इसका नाम साइंटिस्ट ने क्या रखा है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, पोर्टुगीज ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा होगा बेसिकली इसका बॉडी का स्ट्रक्चर लाइक दिस इज अ balloon like structure what they have, and from there they will have this type of structure both the sides, and they have the tentacles like this. They have the tentacles like this. ठीक है, and in the tentacles what they have? Again the poisonous neurotoxin, poisonous nematocyst. अब ये जो फाइसीलिया है ना, they are very dangerous. They are having neurotoxins in the nematocyst cell. मतलब एक बार फाइसीलिया ने आपको अटैक किया तो आपको न्यूरोटॉक्सिन वो इंजेक्ट कर देगा आपके बॉडी में, विच इज वेरी डेंजरस। चलो, अब ये जो ट्रांसपेरेंट बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनके बॉडी में, जिस पार्ट है इसको हम इसका क्या नाम? इसका नाम है नेमाटोफोर्स। नेमाटोफोर। अच्छा, नेमाटोफोर और कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने? कहीं पढ़ा है नेमाटोफोर? बताओ तो, ये वर्ड और कहीं पढ़ा होगा? So the structure what we can see is a balloon like structure, ठीक है, transparent structure, balloon like structure which is filled with the gas and that is called nematopores. Yes, रजिया ने बिल्कुल सही बोला है, breathing roots, mangroves में पड़ते हैं nematopores. चलो, next what they have zooids, ठीक है। और क्या होता है उनके पास? एक तो नेमाटोफोर स्ट्रक्चर, उसके बाद बाकी क्या होगा? zooids, depending upon the function of the zooid and the they performs, they are having different name. उतना डिटेल हमें भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो बुक जो मैं रेफर किया उसमें मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो उसमें डक्टाइलोजॉइड होता है, गोनोजॉइड्स होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो जॉइड्स होते हैं बेसिकली अलग अलग फंक्शन के लिए होता है। जैसे डक्टाइलोजॉइड एक्चुअली हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ द फूड को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डक्टाइलोजॉइड। गोनोजॉइड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना ही पड़ता है। Now, apart from that, what they have long tentacles, and all the tentacles have what? Stinging cells. Now, these stinging cells have which type of toxin? Neurotoxin, and which are very similar to the cobra toxin.
मतलब अगर फाइसेलिया ने अगर आपको काट लिया, मतलब अगर स्टिंग कर दिया, इट इज हैविंग इक्विवेलेंट पॉइजन, इक्विवेलेंट इफेक्ट लाइक ए कोबरा। कोबरा का जो पॉइजन है बिल्कुल उसका इक्विवेलेंट होता है इनका स्टिंग, इनका जो पॉइजन है वो। मतलब अगर आपको फाइसेलिया मिला तो अगर आप खुशी होके उसको पकड़ लिया, हाँ मुझे फाइसेलिया मिल गया, फाइसेलिया मिल गया, तो आपका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू यू? राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर हम लोग लिखेंगे रिप, जो भी जाएगा उसके लिए, ठीक है, एक फोटो लगा के फेसबुक में टैग कर देंगे, खत्म। फिर अगले दिन से एक बच्चा कम, क्लास में एक स्टूडेंट नहीं है। सो that is why this knowledge is very important, and share this knowledge to everyone because it's very important. कभी भी आप वाइल्ड लाइफ में जाओ, आपको अच्छा लगेगा, that is good, but be careful, the wild life and the wild environment is dangerous as well, ठीक है। हमें पता नहीं होता, बहुत लोग ऐसे मर भी जाते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है, मराइन होते हैं, देयर मराइन, मोस्ट ऑफ देयर मराइन हैबिटेट। और ज्यादातर ये कोस्टल जो आपके वाटर है उसमें मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका डीप सी में भी आपको मिलता है, ठीक है। बहुत डेंजरस होता है, मिले तो कभी भी मत पकड़ना। हाँ बीच पे भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, बीच में भी आ सकता है। देखा ना, मैंने फोटो दिखाया था, उसमें बीच का फोटो था ना। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने जो आपको एक फोटो दिखाया था वो बीच का ही तो था, किसी भी बीच में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहते बहते आ गया तो आपको कैसे पता? देखो ये बीच का फोटो है, किसी ने लिया है इसको, किसी एक्सप्लोरर ने लिया है फोटोग्राफ। तो देखो बीच में तो है, ये बीच में आके फंस गया है, बालू है नीचे देखो। तो कितने लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे उठा के पकड़ लेगा तो गया वो, मर जाएगा, फिर बचा नहीं सकता उनको। सो दैट इज वाई क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट, इज गुड, बट केयरफुलनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू शुड ऑल अलर्ट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, हमें नहीं पता, जो आपका जान ले सकता है विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद इन अ मिनट यू विल डाई। कोबरा टॉक्सिन समझ रहे हो? अगर आपको लग गया तो मतलब कोबरा जितना काटने से जितना जहर होता है, बिल्कुल बराबर जहर है इसका, सेम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस, एंड एवरी ईयर मेनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस। बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसलिए। चलो, लेकिन अभी आप टेंशन मत लो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेट क्या ट्रीटमेंट होगा? एंटी, इसका भी एंटीडोट मिलेगा तब ना। ट्रीटमेंट करते करते पहले से आप मर जाओगे। ट्रीटमेंट तो है, क्या ट्रीटमेंट होता है मैं बता देता हूँ। कभी भी आपको कोई अगर मतलब अगर मान लो किसी भी पेशेंट को, अगर किसी को भी अगर कोबरा मतलब काट देता है, तो हम क्या करते हैं, हम एंटी जो वेनम होता है, एंटी वेनम जो होता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, वो हॉस्पिटल्स मिलता है। लेकिन उसके पहले आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि कौन सा वैरायटी का स्नेक काटा है। अगर कोबरा काटा है तो बताना पड़ेगा, फिर कोबरा का एंटी वेनम लाके पेशेंट के बॉडी में डालेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर के बीच होना चाहिए। इसके बाद हो गया तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत लंबा रेंज बता दिया, इसके पहले भी पेशेंट का मौत हो सकता है, डिपेंड करता है उसके एज क्या है, ठीक है, उसको कुछ और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं, बहुत कुछ मैटर डिपेंड करता है। तो 30 मिनट से 1 घंटा टाइम है आपके पास, 1.5 घंटा। अगर कोई बहुत यंग है तो वो सर्वाइव करेगा 1-1.5 घंटा तक, वो शायद रह सकता है, लेकिन बहुत अगर ओल्ड है तो बहुत जल्दी उनका देहांत हो जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड पर्सन डाइज। हाँ अभी डिपेंड करता है ना, अगर मान लो कि जो पॉइजन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो मर जाएगा, दो मतलब कुछ ही सेकंड में मर जाएगा, मतलब एक मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मर जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। डिपेंड करता है ना कि देखो, ये आप लोग नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर कि उनको किस तरह का अटैक होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एनिमल प्लैनेट में, एनिमल प्लैनेट में आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं जब छोटा था, ठीक है, उस समय एनिमल प्लैनेट में एक बहुत अच्छे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर सर जॉन समथिंग कुछ पॉल था। he was a very great explorer of he was a very great animal lover. What happens in 2002 or 2003, he was in Indonesia and he was supposed to catch a big uh, ray fish. You know, all of you know about ray fish. Ray fish पता है आपको? ray fish
स्टिंग रे, यस। तो जो स्टिंग रे होता है वो फ्रेश वाटर स्टिंग रे, दैट वाज हिज मिशन इन दैट एपिसोड, एंड ही वाज ट्राइंग टू कैच द लार्जेस्ट stingray of freshwater stingray. And during that course, what happened? Suddenly, he got stung by that stingray directly on his chest. And what happened? Directly वो इतना स्टिंग इतना बड़ा था कि चेस्ट के अंदर जाके सीधा हार्ट तक चला गया। उनको इमीडिएटली हार्ट अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, विद इन अ मिनट ही डाइड। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि उसको कितना पॉइजन उसके बॉडी के अंदर गया, ठीक है, कब गया, किस सिचुएशन गया, उस आदमी का एज कितना है, उनको ऑलरेडी कोई डिजीज है कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, कुछ सेकंड में मर सकते हैं, घंटे तक भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है। चलो, आपको मैं एक फैक्ट बताऊं। पता है आपको, अगर कोई मतलब आपको नहीं, मतलब किसी भी आदमी को अगर कोई कोबरा भी काट दे तो उसके मरने के, वो मर जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कैसे, ये मैं समझाता हूँ। मान लो कि उस कोबरा ने आपको काटने से पहले या किसी आदमी को काटने से पहले उसने शिकार किया, तो उसने जब शिकार किया होगा तो उसने पॉइजन वहां पे यूज किया है, और पॉइजन बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि शिकार किया और तुरंत 2 सेकंड में पॉइजन बन जाता है, ऐसा नहीं होता। तो उस इंटरमीडिएट जोन में अगर वो किसी को और काटेगा तो हो सकता, उसमें क्या चांसेस क्या है कि उसको पॉइजन मिलेगा नहीं ज्यादा, तो उसका सिर्फ काटने का जो दर्द है वही होगा, उसको ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो वो भी डिपेंड करता है कि सांप काटने से कोई मर जाएगा ऐसे भी कुछ नहीं है। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा है सक्सेस, देन ऑर्गन्स फ्रॉम सच पॉइजन इन इन्फेक्टेड बॉडी कैन बी डोनेटेड और नॉट आफ्टर डेथ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर पॉइजन से मरा है तो हम उसका कोई भी पार्ट नॉर्मली डोनेट या उसको यूज नहीं करते नहीं है, क्योंकि वो बॉडी कंटामिनेटेड हो जाता है, इट इज रिस्की। ठीक है, और जब पॉइजन से कोई मरता है तो मैक्सिमम बॉडी का जो उनका पार्ट्स होता है वो डैमेज ही हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली नहीं करते। ठीक है, आप वहां तो कैसे चले गए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ चले गए आप? इतना भी मत सोचो। तुम लोग सब डॉक्टर बनना है कि साइंटिस्ट बनना है? डॉक्टर बनना है ना, साइंटिस्ट तो नहीं बनना है। साइंटिस्ट बनना है तो उतना सोचो, डॉक्टर बनना है तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, हो जाएगा। चलो, नाउ पॉलिप्स एंड मेडुसा बोथ कैन बी सीन इन केस ऑफ फाइसीलिया। अब फाइसीलिया में हमें क्या, फाइसीलिया में हमें पॉलिप स्टेट भी मिलता है और मेडुसा स्टेट भी मिलता है, ये दोनों ही मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप स्टेट होता है। ठीक है, जेलीफिश में पॉलिप और मेडुसा स्टेट दोनों ही होता है। फाइसीलिया में पॉलिप और मेडुसा स्टेट दोनों ही होता है। तो ये कभी सवाल पूछ सकते हैं, सो बी केयरफुल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है, जरूरी है, ये ट्रिकी है, कभी कभी पूछ देता है सवाल। नाउ चलो, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे, दैट इज एडमीशिया। नेक्स्ट इज एडमीशिया। ठीक है, यस, एडमीशिया मतलब सी एनिमोन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है, पता है, सी एनिमोन। चलो, सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। जस्ट लेट मी शो यू द फोटोग्राफ फर्स्ट। सो यस, सो लेट अस सी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने फाइंडिंग नीमो देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी? देखा है ना?
तो उसमें जो नीमो है वो जहां रहता है, नीमो क्या है पता है? क्लाउन फिश है। नीमो एक्चुअल में क्या होता है? क्लाउन फिश। क्लाउन फिश बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, बहुत क्यूट क्यूट, वैसे बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि नीमो दिखता है, दिखता वैसे ही है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो फोटोग्राफ्स, यू कैन सी हियर द क्लाउन फिश। कैन यू सी द क्लाउन फिश? जस्ट वेट, इट विल ओपन। देखो, दिख रहा है आपको क्लाउन फिश? सो दिस आर द टेंटेकल्स ऑफ द सी एनिमल। अब इस सी एनिमल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। एक तो ये बहुत बड़ा, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता नहीं है। अब दूसरा मैं इसका फोटो सबको दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, ये इतने बड़े नहीं होते, देखो छोटे छोटे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, इसका ये ओरल पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, फ्रॉम वेयर दे ईट। या बीच में आपको जो दिख रहा है, दैट इज देयर ओरल पार्ट, दिस अ माउथ। ठीक है, यहीं से अपने खाने को अंदर लेते हैं। दिस आर अनदर फोटोग्राफ और ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देख के हमें लगेगा क्या? एकदम फूल जैसा, फ्लावर जैसा, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लावर ऑफ द ओशन। ठीक है, फूल जैसा दिखता है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके बारे में? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस इज द एनिमल विच कैन लीव फॉर वेरी लॉन्ग, या दे आर वेरी स्मॉल। पता है आपको ये कितने दिन जी सकते हैं? बताता हूँ, बताओ तो। ये सी एनिमोन कितना, इसका लाइफ कितना है पता है आपको? सुन के हैरान हो जाओगे, विल बी सरप्राइज टू नो कि कितना दिन जी सकता है सी एनिमोन। एक अगर मतलब अच्छा साइज का अगर होगा, ठीक साइज का होगा सी एनिमोन, तो वो 300 साल तक जी सकता है, 300 years। मतलब अगर आप किसी सी एनिमोन को देख रहे हो, तो हो सकता है आपके दादाजी भी उसको देखे होंगे, उनके दादाजी भी देखे होंगे। सो रेस्पेक्ट। हाँ, छोटा सा है, बट आप मर जाओगे लेकिन वो जिंदा रहेगा, 300 साल जीता है। हम लोग कितना जिएंगे? मैक्सिमम 70 to 80 years इन इंडिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम द प्रॉपर नर्वस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन एनिमल। इसीलिए जो ब्रेन डेवलपमेंट या जो बेसिक जो नर्वस सिस्टम का रिसर्च होता है ना, तो साइंटिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ये सी एनिमल के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं टू अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम, दैट हाउ इट बिकम सो कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल डिफ्यूज टाइप से लेके कैसे इतना बड़ा हमारा जो 1500 सीसी का ब्रेन, इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन कैसे बना, उसको समझने के लिए सी एनिमल को बहुत मीन्स बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, जय कुमार ने लिखा है, देयर इज इन कैलिफोर्निया वन टाइप ऑफ प्लांट हैज लाइफ स्पैन ऑफ 4790 years। या हो सकता है। एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल जीता है बता सकते हो? प्लांट कैन लीव फॉर वेरी लॉन्ग, एनिमल जो है वो उतना नहीं जीता है, बहुत ज्यादा है, 300 साल बहुत ज्यादा हो जाता है एनिमल के लिए। विच एनिमल कैन लीव सो लॉन्ग? यस, टॉर्टोइज। ठीक है, टॉर्टोइज बहुत लंबा जी सकते हैं, वेरी लॉन्ग। यस, whales can also live for 150 years, 200 years, almost like that। ठीक है, चलो, so let us continue our discussion about sea anemone। आपने फोटोग्राफ्स भी देखा, now let us talk about sea anemone in detail। सबसे पहले जो बाकी जो इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी मतलब निडीरियंस के, वो सब कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल सेम। बस इसमें हमें एक चीज, एक बहुत कुछ एक दो एक चीज हमें पढ़ना है इसके बारे में, जैसे कि इट शोज प्रोटो कोऑपरेशन। इट शोज प्रोटो कोऑपरेशन। It shows proto cooperation in which both the organism get benefited। Proto cooperation मतलब when both the animal they are coming together and they are benefiting each other, they are called proto cooperation। ठीक है, and the association is also not permanent। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटो कॉपरेशन का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सी एनिमल के साथ हर्मिट क्रैब का होता है। So this is the diagram।
Yes. चलो मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम. Yeah, that's what I'm explaining, Kalpesh. Just give me a minute. See, you can see this diagram. So here in this diagram, you can see that there is a hermit crab. ठीक है, hermit crab का जो shell है उसके ऊपर सी एनिमोन जो है वो अटैच है. तो इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन, जो कि हमें सी एनिमोन में दिखता है. हर्मिट क्रैब के साथ सी एनिमोन ऐसे एसोसिएशन बनाता है, जैसे which is a gastropoda. So this gastropoda shell, on the shell of the gastropoda they get attached, ठीक है, and they live on. So wherever this because sea anemone they cannot move by or locomote by themselves, so they get attached on the shell of this hermit crab, so that this hermit crab when it move along with the shell of the hermit crab it can move. अच्छा, इसमें एक और एक चीज देख लो, ये जो hermit crab है ये शेल भी उसका नहीं होता, ये समझ लो. तो जो कोई मोलस्क जो होता है जिसका शेल होता है, जब वो उसका डेथ हो जाता है, वो शेल खाली हो जाता है, उस शेल को यूज करता है ये हर्मिट क्रैब. तो यहाँ पे देखो दोनों ही शेल को यूज कर रहा है, दोनों ही बेनिफिटेड हो रहा है. इस तरह के कोऑपरेशन को हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन. तो यहाँ पे जो शेल है दैट इज इट इज यूज्ड बाय बोथ द सी एनिमोन एंड आल्सो बाय द हर्मिट क्रैब. समझ में आया? क्लियर है? नहीं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा नहीं है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करता है, इसके लिए एक दूसरे वो उसके एक्सचेंज में उसको फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही शेल को यूज कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब थोड़ी ना कर रहा है. यहाँ पे दोनों ही एक पर्टिकुलर, मतलब मान लो कि आप बारिश में भीग रहे हो, ठीक है, आप जाके एक शेड में चले गए और दूसरा भी व्यक्ति जो है वो भी जाके शेड में खड़ा हो गया, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, बारिश से बच रहे हैं. तो इसमें कॉमन क्या है, शेड. तो आप दोनों एक दूसरे का क्या हेल्प कर रहे हो बताओ. यू बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड ना. समझ में आया ना? यू बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द शेड, यू आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर. No, it is not symbiotic relationship. That is why it is having a different name, that is called proto cooperation. अगर symbiotic relationship होता तो symbiosis बोलते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं बोलते फिर? चलो, क्लियर है? समझ लो. कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट है ओबेलिया. ना ओबेलिया इज अ लुक लाइक ए प्लांट. इट्स अ प्लांट लाइक. देख के लगेगा कि ये एक प्लांट है, आपको एनिमल लगेगा ही नहीं. They have branches also and most of the body is in the form of polyp. इनका बॉडी कैसा होता है, पॉलिप फॉर्म में होता है. And they reproduces medusa from the reproduction. और ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेडुसा बनाते हैं, विच इज अ फ्री लिविंग. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओबेलिया जो है ये पॉलिप होता है, पॉलिप लाइक होता है, ठीक है. और जो मेडुसा होता है इसको कैसे बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करके बनाते हैं, ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दे फॉर्म द मेडुसा विच इज अ फ्री लिविंग फॉर्म ऑफ दिस लाइफ, और फ्री लिविंग लाइफ फॉर्म. Now some coelenterates they secrete exoskeleton and देखो ऐसा नहीं है कि जो सारे ओबेलिया है और सारे तरह के जो coelenterates है वो सब exoskeleton secrete करते हैं, नहीं. There are some they secrete the exoskeleton which is a calcareous CaCO3, ठीक है, उससे बनता है. And as a result they form the corals. इसी को हम बोलते हैं corals. मैंने आपको पहले ही बताया था. Polyps when they start to secrete and they form exoskeleton surrounding them, calcareous exoskeleton, so they form corals, ठीक है. तो मैं उसका भी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा, कोरल्स. अच्छा, उसके पहले मैं आपको ओबेलिया दिखाता हूँ.
So Lobelia is a plant like, and these are having branches as well. ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, let it open. Okay. ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह पॉलिप होता है, बिल्कुल ट्री लाइक, प्लांट लाइक होता है, सेसाइल होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं उसमें। अब इसमें और कोरल्स में डिफरेंस क्या है? मेन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अभी इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक कैल्केरियस हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा बस। जब ये हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये क्या बन गया, कोरल बन गया। तो मैं आपको कोरल दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, तो जब आपको मैंने दिखाया, जो आपका पॉलिफ है वो ब्रांचिंग था ना, उसमें ब्रांचेस थे, तो अब देखो वो सारे ब्रांचेस के चारों तरफ क्या हो गया, कैल्केरियस सिक्रेशन हो गया, जस्ट लाइक अ बोन। देखो, ठीक है। अब नाउ ऐसा जब उसके चारों तरफ जब ऐसे कैल्केरियस सिक्रेशन हो जाए, जब हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है पॉलिफ के चारों तरफ, नाउ देन दिस इज नोन एज कोरल्स। तो ये कोरल्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। अभी देखो ये हाइड्रा भी जो है, और ये कोरल्स भी जो है, ये जो पॉलिप्स है, इसके एसोसिएशन में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ना एक एल्गी रहता है जिसको हम बोलते हैं जूजैंथले। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जूजैंथले। अभी जूजैंथले जो है ना, दे सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। तो ये जूजैंथले जो कलर पिगमेंट जो सीक्रेट करेगा, उसी के बेसिस में कलर जो है कोरल का अलग अलग हो जाता है। इसीलिए आप देखना कोरल का जो कलर है वो अलग अलग होता है, किसी का व्हाइट है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का रेड है, किसी का ऑरेंज है। सो ये किसके लिए होता है, वो कोरल्स के लिए, मतलब पॉलिप्स के लिए नहीं होता है, because of the zooxanthellae which are actually living along with this polyp in symbiotic relation, and because of their color, the color of the coral is also color of the coral is also different. आया समझ में? ये स्कल्पेश हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी फोटो भी दिखाया आपको, देख के भी क्या लगा, हार्ड है कि नहीं? समझ में आया सबको? क्लियर है? क्षितिजा कह रही है जूजैंथलिक्स, जूजैंथलिक नहीं होता है, जूजैंथले। आपके नोट्स पे भी है, देखना, जूजैंथले, जू क्लोरेले। तो ये जूजैंथले कुछ नहीं होता है, दे आर जस्ट अ टाइप ऑफ एल्गी which are living in a symbiotic relationship with these corals, and because of their color, the color of the coral is different. तो जूजैंथले का जो कलर होता है उसी के लिए कोरल का कलर अलग अलग होता है। अगर जूजैंथले मतलब वो एल्गी का कलर अगर ब्राउन है तो कोरल का कलर भी ब्राउन होगा, अगर एल्गी का कलर अगर रेड है तो कोरल का कलर भी रेड होगा। ठीक है, समझ में आया या डाउट है? क्लियर है सबको? चलो, अब एक कोरल जब एक कॉलोनीज में रहेगा, ठीक है, मतलब बहुत सारे कोरल एक जगह पे जब हमें मिलेंगे तो हम उसको बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, ओ सॉरी, उसे बोलते हैं कोरल रीफ। एंड कोरल रीफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल, if you see the coral reef, they're looking so beautiful, and coral reef itself is a
ecosystem where actually lot of different varieties of fishes and other aquatic organism are living. तो एक हैबिटेट है जहाँ पे एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको सॉरी जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो हमें दिखेंगे इंक्लूडिंग फिशेस. तो जब जहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ बहुत सारे कोरल्स एक जगह पे हमें मिलेंगे उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ. दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ हमें कहाँ मिलेगा? वेयर वी विल फाइंड द लार्जेस्ट? यस, ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रीफ ऑस्ट्रेलिया में? यस, ग्रेट बैरियर रीफ. इंडिया में कहाँ पे हमें मिलेंगे कोरल रीफ देखने के लिए? कहाँ पे जा सकते हैं देखने के लिए कोरल रीफ? बेस्ट कोरल रीफ देखना है तो अंडमान, लक्षद्वीप. यस, अंडमान और लक्षद्वीप में हमें मिलेगा. गए हो वरुण अंडमान लक्षद्वीप? कौन गया है? देखा है कोरल रीफ कभी लाइफ में? नहीं देखा है? वरुण देखा है? वरुण नो, सिर्फ नेट जियो में देखा है और पढ़ा है, कभी देखा नहीं है. देखा है सर नेट पे. देखो कितनी, साक्षी ने बोला सर देखा है नेट पे. वेरी गुड साक्षी, वाह वाह. चलो, कितना मिनट का वीडियो देखा है? 10 मिनट का नेट पे देखा है. गुड. कभी हो सके तो रियल लाइफ में भी जाके देखो. नाउ यू आर अ बायोलॉजिस्ट. घर में बैठ के बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते. यू नीड टू गेट आउट, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू सी, यू नीड टू एक्सपीरियंस, देन ओनली विल लर्न. किताब पढ़ के रट के कुछ नहीं फायदा होता. ठीक है? हाँ, लॉकडाउन है, मुझे पता है. लॉकडाउन खत्म होगा तब भी तुम कितना जाओगे मुझे वही पता है. ठीक है, चलो. So if you get a chance to see this coral reef, then you must see. These are very beautiful, very nice. Especially if you do a scuba diving, if you go deep, if you actually dive inside with proper equipments. So the things what you can see, like it's an aquarium, natural aquarium. It's very beautiful. चलो, अब ये जो रीफ होता है, जय कुमार कह रहा है have you seen sir? Yes, I have seen. I have experienced it. I have studied marine biology. I'm a marine biologist. Don't you know that? I think you don't know. I spent almost 3 to 4 years in the marine life, with marine life in the ocean. Always I used to go to the ocean. Chalo. Why don't you took us with you? I left that job. right now I'm a teacher. So how can I take you? You should have contacted me at that time, 3 years or 4 years back. चलो, ठीक है. अब देखो, जो कोरल रीफ होता है ना, इट कैन बी कैटेगराइज इन सम कैटेगरीज. इसको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ. बैरियर. नेक्स्ट होता है अटॉल. थर्ड होता है फ्रिंजिंग. फ्रिंजिंग, ठीक है. सो बैरियर, अटॉल एंड फ्रिंजिंग टाइप. तो इसका डायग्राम दिखा के मैं समझाता हूं तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा. सो लेट मी शो यू द डायग्राम. दिस इज द बेस्ट डायग्राम टू डिस्कस. देखो, तो जो फ्रिंजिंग रीफ होगा, ठीक है, और बैरियर रीफ होगा, वो अलग अलग होता है. अब होता है क्या है, जो बैरियर रीफ होता है उसपे क्या होता है, पैरेलल टू द सी शोर. जब जो ये कोरल रीफ जब डेवलप होता है सी शोर के पैरेलली, ठीक है. एग्जांपल है आपका ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज ऑलमोस्ट 1920 किलोमीटर लॉन्ग. ऑस्ट्रेलिया के जो सी शोर के बराबर पैरेलली ये पूरा बैरियर रीफ बना है. मतलब इट इज वर्किंग एज अ बैरियर. इट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द वाटर.
ठीक है, शोर तक आने के लिए ब्लॉक कर दे, उसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैरियर बना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सो इट्स मेकिंग अ बैरियर, ठीक है, मतलब शोर से थोड़ा दूर होगा, जो कोस्ट है, जो शोर है उससे दूर होगा और एक बैरियर बना देता है, इसीलिए इसका नाम बैरियर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फ्रिंजिंग वाला कहाँ पे मिलेगा आपको? फ्रिंजिंग वाला, इट इज दिस टाइप ऑफ रीफ। ये बिल्कुल आपके आइलैंड के पास या जो कोस्टल एरिया है बिल्कुल उसके पास, शोर के पास होता है, एकदम नियर, वहां पे डेवलप होता है। फिर से समझो, बैरियर दूर में होगा और क्या करेगा, एक ब्लॉक करेगा, बैरियर बनाएगा, शोर के सामने पैरेलली एकदम ब्लॉक बनाता रहेगा। सॉरी। और वो बहुत लॉन्ग हो सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर जैसा होता है वैसा, ठीक है। चलो, अब फ्रिंजिंग ऐसा होगा एकदम शोर के पास, ठीक है। और अटोल कैसा होगा? इन केस ऑफ अटोल व्हाट वी कैन सी, ये एक लगून बना देगा आइलैंड के चारों तरफ, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दिस आर द सम ऑफ द इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फ्रिंजिंग वाला अगर आप देखोगे तो पूरा आइलैंड के पास में एकदम चारों तरफ है। अच्छा, बैरियर वाला आइलैंड से दूर है लेकिन पैरेलली पूरा एक बैरियर बना हुआ है। और अटोल में क्या है, अटोल में ये अलग से एक लगून बना देता है, मतलब ऐसे इतना ज्यादा कोरल रीफ डेवलप हो जाएगा कि बीच में एक लगून बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें आइलैंड की जरूरत नहीं है, अलग से यहाँ पे बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, आप देखो, दिस इज द फोटोग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ लगून। ये जो लगून किससे बना है, ये जो कोरल है इतना ज्यादा ग्रो हो गया है चारों तरफ के बीच में एक लगून बन गया, ठीक है। समझ में आया? डाउट है किसी को? अंडमान में जो आपको जो रीफ मिलता है वो आपका बैरियर रीफ है, ठीक है। सॉरी, अंडमान में जो मिलेगा वो फ्रिंजिंग टाइप है। और ठीक है, अंडमान में आपने जो मिलेगा वो आपका फ्रिंजिंग होता है। और अटोल जो है वो आपको समुद्र में मिलता है, जैसे कि आप पैसिफिक ओशन में, जैसे उसके बाद अमेरिका में, जैसे कि मार्शल आइलैंड, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ जगह पे है बहुत। और इंडिया, इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे है, नहीं कहीं पे है नहीं, नहीं है, आई डोंट थिंक सो, याद नहीं आ रहा वो शायद मुझे। इंडिया में हो, हाँ है लक्षद्वीप में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिद्धि ने पूछा है, नहीं, जय कुमार ने पूछा है, मीन्स अ बैरियर आर फाउंड अराउंड द आइलैंड। यस, नॉट ऑलवेज अराउंड द आइलैंड। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे हमने क्या देखा है कि बिल्कुल शोर के पैरेलल चलता है। शोर जो है, जो आपका शोर लाइन है, बिल्कुल उसके पैरेलली हमें बैरियर मिलेगा, ठीक है। और आइलैंड जो होगा उसके उसके चारों तरफ भी हमें बैरियर मिल सकता है। आइलैंड होगा तो वहीं पे बैरियर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अंडमान भी तो आइलैंड है, अंडमान भी तो आइलैंड है, तो वहां पे फ्रिंजिंग रीफ क्यों है? बैरियर भी तो हो सकता था। तो वो डिपेंड करता है, ये कहाँ पे क्या रीफ बनेगा, वो उस ज्योग्राफिकल सिचुएशन को भी डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, so by this our Coelenterata or the Cnidarian is over. ऐसा कोई फिक्स नहीं है यार, मतलब आप लोग जैसे पूछ रहे हो ना कि सर आइलैंड के बराबर बैरियर ही बनेगा क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। आइलैंड के चारों तरफ, जैसे मैं आपको फोटोग्राफ दिखाया ना, अभी मैंने आपको दिखाया, एक मिनट, ये वाला डायग्राम देखो, तो फ्रिंजिंग रिफ देखो बिल्कुल बराबर आइलैंड के साथ में ही है, ठीक है। अच्छा, बैरियर जो आइलैंड से थोड़ा दूर है। अब हमेशा आइलैंड में होगा जरूरी नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ी ना आइलैंड है, इट्स अ वेरी बिग
सब कॉन्टिनेंट, है ना, तो उसके शोर के बराबर भी हो सकता है। 1900 ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर लॉन्ग बैरियर रीफ है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आइलैंड के साथ हमेशा बैरियर होगा या आइलैंड के साथ हमेशा अटोल होगा, सॉरी आइलैंड के साथ हमेशा फ्रिंजिंग, ऐसा नहीं। ठीक है, फ्रिंजिंग भी हो सकता है, बैरियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं फिर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सी दिस, देखो फ्रिंजिंग रीफ एकदम आइलैंड के साथ लगा हुआ है, ग्रीन कलर में जो बना हुआ है, देखो। अच्छा, तो बैरियर थोड़ा दूर पैरेलली बना हुआ है, बीच में गैप है। और अटोल जो है लगून बनाता है। मैंने आपको समझाया कि लगून बनता कैसे, जब बहुत ज्यादा कोरल का जब ग्रोथ हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो बीच में लगून जैसा भी बन सकता है। इसको बोलते हैं अटॉल। अटल आई थिंक लक्षद्वीप में है, किरिबाती आइलैंड, ये सब आइलैंड में लक्षद्वीप में अटॉल टाइप ऑफ, यस लक्षद्वीप में है अटॉल, मिलेगा आपको। यस, इंडिया में है, इंडियन फ्रिंजिंग और अटॉल हमें मिल जाएगा, बट बैरियर टाइप हमारे इंडिया में नहीं है। और होगा भी तो हम उसको ज्यादा उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इतना उसका जो लोकेशन है बहुत डेंजरस होगा, ज्यादातर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? कोई डाउट? सो बाय दिस the Cnidarians phylum or the Coelenterata phylum is over. Now we'll start the next phylum, that is Ctenophora, in the next class tomorrow. So I believe by this time you have already bought the books what I have referred. ठीक है, if possible you can buy it and you can refer it. Chalo, time is up, so take care and we will meet tomorrow in the next class. Chalo, bye.